तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुक्ला जी एजुकेशन में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। सब्जेक्ट है साइंस। जैसा कि आपको पता है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में साइंस के बहुत अच्छे खासे प्रश्न आए थे और अच्छे लेवल के प्रश्न आए थे। तो उसी लेवल के प्रश्न एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो प्रश्न आए हैं और आगे उनसे संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं, उसी लेवल का ये प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए बना करके लाए हैं। लगभग एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में देखा गया था 20 नंबर का साइंस आपके हर शिफ्ट में देखने को मिला था। तो 20 नंबर का ही साइंस आपके एनटीपीसी 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट में भी देखने को मिलेगा, जो कि सीबीटी 1 एग्जाम 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो यही प्रश्न आपको छपे मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करके आपको जाना है। साथ ही साथ में ऐसे छात्र जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाई है लेकिन बचे हुए दिनों में वो तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जिनका एग्ज़ाम काफ़ी लेट है, तो वो अभी भी जो आपका आरआरबी एनटीपीसी है इसका 12th लेवल का कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। ये नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। स्टैटिक जीके वगैरह सब कुछ मिलेगा। छोटी सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। नीचे लिख देना है आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल कंप्लीट नोट्स, तो वो सारे नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ में ये प्रैक्टिस सेट भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और 7 तारीख से हम आपका जो डेली का एग्जाम एनालिसिस है वो भी लेकर के आएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर तैयारी नहीं हो पाई है, अभी भी समय है, आप आराम से इन नोट्स को लेकर के कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सब कुछ आपको इन नोट्स में मिलने वाला है। चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं किस लेवल के प्रश्न एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आए थे और अब यही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं एनटीपीसी 12th लेवल में। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसा तत्व या परमाणु जिनकी इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है उन्हें क्या कहा जाता है। यानी कि ऐसे जो तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, हम उन्हें क्या कहेंगे। सम न्यूट्रॉनिक, सम स्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक या फिर सम आयनिक। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या समान होती है। देखिए, तो सम इलेक्ट्रॉनिक वे परमाणु, अणु या फिर आयन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, भले ही उनके प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन समान है तो हम उनको सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है। अजैविक संसाधन से अर्थ है कि ऐसे संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता है। तो जिसमें जीवन नहीं होगा उन्हें हम अजैविक कहते हैं, जिसमें जीवन होगा उन्हें हम जैविक संसाधन कहते हैं। आपसे पूछ रहे हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर आपसे घुमा करके ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा जैविक संसाधन है। अब 4 ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें जीवन नहीं होगा, 1 ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें जीवन होगा, और वही आपका आंसर होगा। प्रश्नों को अच्छे से समझना भी है, तभी आप आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है मछली और चौथा है मीठा पानी। बताइए किसमें जीवन है, कौन सा जैविक है। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मछली है वह जैविक है, अतः अजैविक संसाधन नहीं है। और यही आपसे पूछा था कौन सा अजैविक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। देखिए, तो मछली जो है वो जीवित जीव है और जैविक संसाधन के रूप में वर्गीकृत है। जैविक संसाधनों में सभी जीवित जीव जैसे कि जानवर हो गए, पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, ये शामिल किए जाते हैं। तो जैविक और अजैविक संसाधन में डिफरेंस क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन से आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न आए थे। 3 से 4 प्रश्न एक एक शिफ्ट में देखे गए थे ग्रेजुएट लेवल में। तो विटामिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके एनटीपीसी 12th लेवल में भी देखने को मिलेगा। चलिए, तो रिकेट्स रोग जो है वो हीनता जनित रोग है, यानी कि जो रिकेट्स रोग है वो किसी न किसी की कमी से होता है। बताइए किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, कौन से विटामिन की कमी से। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन के। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अब ये रिकेट्स होता क्या है, तो देखिए,
विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण सही ढंग से नहीं हो पाता है। विटामिन डी जो है वो हमको सूर्य से प्राप्त होता है, तो सूर्य से जो विटामिन डी प्राप्त होता है उसमें से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण किया जाता है, ठीक है। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम फास्फोरस हमको नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इसे ही रिकेट्स रोग कहा जाता है और यह रोग जो है वो बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा कोशिकांग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? बताइए कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में मिलेगा? नेफ्रॉन, केंद्रक, कोशिका झिल्ली या फिर राइबोसोम? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम एक ऐसा तत्व है जो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो या प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, दोनों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो मुख्य रूप से हमारा पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो कोशिकाएं शरीर की मूल क्रियात्मक इकाई हैं जो स्वतंत्र प्रजनन करने में सक्षम है। यानी ये जो कोशिकाएं होती हैं वो टूट टूट करके प्रजनन करती जाती हैं और ये कितने भी भागों में टूट सकती हैं, इसलिए ये अपने प्रजनन के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। एक कोशिका या तो प्रोकैरियोटिक होगी या फिर यूकैरियोटिक होगी। तो कोशिकाओं में नाभिक होता है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें नाभिक होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा कोशिकांग है जो दोनों में पाया जाता है और वो है क्या? राइबोसोम। तो जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जबकि मनुष्यों में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन राइबोसोम आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? आपको कल ही हमने आपको बताया था कि जब ध्वनि गमन करती है तो ध्वनि के ये अणु जो हैं वो ठोसों में बहुत तेजी से गमन करते हैं एज कंपेयर टू वायु। अगर आप ये आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि ये पटरी होती है ट्रेन की, आप अगर ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, आप इस पर कान रख करके सुनेंगे तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये आपको पहले कैसे पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है? और हॉर्न की आवाज़ आपको पहले पटरियों में सुनाई पड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो ध्वनि होती है वो ठोस चीज़ों में बहुत तेज़ी से गमन करती है, वायु में उतनी तेज़ी से गमन नहीं करती है। यही वजह है कि आपको पहले ही पता चल जाता है कान रख करके पटरी पे कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ध्वनि के जो अणु होते हैं वो संचरित होते हैं, लेकिन कभी-कभी बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से ये जो ध्वनि के अणु होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होने लग जाएँ। ऐसे-ऐसे इकट्ठे हो जाएँ, ये सारे अणु एक जगह पर इकट्ठे हो जाएँ और आगे बहुत कम जा पाएँ, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? वो आपसे पूछा जा रहा है। विरलन कहेंगे, अनुनाद कहेंगे, संपीड़न कहेंगे या फिर दोलन कहेंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऐसी स्थिति को हम संपीड़न या फिर कंपैरिज़न कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो ध्वनि संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र, उच्च घनत्व का अर्थ है कि जहाँ पर ये कण रुक गए हैं, जहाँ पर जो है ये आगे जा नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ पर इनका घनत्व ज़्यादा हो गया है, तो इसी को हम संपीड़न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकला ऊतकों का कार्य है? अब ये उपकला ऊतक क्या होते हैं? उपकला ऊतकों से अर्थ है हमारे कोशिकाओं के ऊपर एक ऊतक होता है, एक टिश्यू की लेयर होती है, इसी को हम उपकला ऊतक कहते हैं। तो ये हमारे कोशिकांग के ऊपर या फिर कोशिका के ऊपर क्यों होते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। आखिर इनका कार्य क्या है? उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, वसा का भंडारण करने के लिए या फिर अनैच्छिक गतिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमारे कोशिकाओं की सुरक्षा करते हैं बाहरी चोट से। मान लीजिए कहीं कोई चोट लग जा रही है, कहीं कोई जल जा रहा है, तो ये कोशिका ना जल पाए इसके ऊपर ये जो है एक ऊतक रहता है। ये जो उपकला ऊतक रहता है वो इसके ऊपर इस तरह से लेयर बिछी रहती है, तो पहले इसके ऊपर इफेक्ट होता है। यानी कि ये कहता है भैया हम कोशिका को मरने से पहले तुम्हें हमारी कोशिका को मारने से पहले तुम्हें हमारी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। यानी कि पहले उपकला ऊतक को समाप्त करना पड़ेगा, तब तुम कोशिका तक पहुंचोगे। यानी यह हमारी कोशिका का सुरक्षा करता है। देखिए, तो उपकला ऊतक एक परख होती है जो कोशिकाओं के ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से लगी होती है। उपकला ऊतक यांत्रिक क्षति यानी कि किसी मशीन से में चोट लग रही है, गिरने पर चोट लग रही है, या फिर रोगजनक जो जीवाणु होते हैं उनसे बचाता है, या फिर रासायनिक संपर्क के खिलाफ एक सुरक्षात्मक अवरोध उत्पन्न करते हैं। रासायनिक संपर्क का अर्थ है कोई एसिड गिर जाए, आग लग जाए, तो ऐसे में सबसे पहले उपकला ऊतक जो है वो समाप्त होगा, उसके बाद कोशिकाओं तक आग पहुंच पाएगी। ठीक है, तो ये सुरक्षा का कार्य करते हैं मुख्य रूप से। 7 नंबर, जलीय पादपों के द्वारा उपापचयी अपशिष्ट किसके माध्यम से उत्सर्जित होते हैं? पादप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थलीय पादप जो आप पेड़ पौधे देखते हैं जैसे कि आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, और एक होते हैं जलीय पादप।
ये जलीय पादप का अर्थ है, जैसे आपने समुद्र में देखा होगा या फिर तालाबों में देखा होगा, जलकुंभी का जो पौधा होता है, ये जलकुंभी का पौधा इस तरह से निकला रहता है, ठीक है? या फिर कमल कह सकते हैं, जो कमल होता है वो भी एक तरह का जलीय पादप होता है। तो कह रहे हैं कि जलीय पादपों के द्वारा उपापचयी अपशिष्ट, यानी कि जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण करने के बाद में जो अपशिष्ट बचता है, उस अपशिष्ट को कहाँ पर निकालेंगे? तो उस अपशिष्ट को कहाँ निकालेंगे? इस जल में ही निकालेंगे, है ना? तो ये जल में पूरी तरह से फैल जाता है। इस फैलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं, ठीक है? तो जलीय पौधों के जलीय अपशिष्ट जल पर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हरा या फिर काले रंग की परत यहाँ पर जल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। कहते हैं पानी सड़ गया है भैया, तो पानी सड़ कैसे जाता है? यही जो जलीय अपशिष्ट होते हैं, ये अपने अपशिष्ट उस पर फैला देते हैं और ये अपशिष्ट विसरण की क्रिया के द्वारा पूरे जल में, पूरे तालाब में फैल जाते हैं। इस क्रिया को हम विसरण कहते हैं, ठीक है? और जो स्थलीय होंगे, वो अपना अपशिष्ट कहाँ पर डालेंगे? तो वो अपना अपशिष्ट जो है वो पृथ्वी के अंदर डालेंगे, मृदा के अंदर डालेंगे, जो आगे चल कर के कई करोड़ वर्षों के बाद में ये कोयले का रूप धारण कर लेता है। समझ गए स्थलीय पादप और जलीय पादप में अंतर? तो देखिए, जलीय पौधों के द्वारा उपापचयी अपशिष्ट विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, जबकि स्थलीय पादप में अपना जो अपशिष्ट है वो मृदा में उत्सर्जित करते हैं। पादपों में श्वसन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के द्वारा विसरण क्रिया से होता है। और ये आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरह से होती है। पौधों में उल्टी होती है। पौधों में क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। जबकि मनुष्यों में उल्टा होता है, मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है? चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या कह रहा है? अधिकतम अंतःश्वसन के बाद वायु की अधिकतम मात्रा जो कोई भी व्यक्ति निःश्वसन कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतःश्वसन का अर्थ है कि आपने वायु ग्रहण की, ये आप है। आपने वायु वायु ग्रहण कर ली है, हवा ग्रहण कर ली है, अपने अंदर कितनी देर तक आपने इस हवा को रखा है और अधिकतम मात्रा, वह मात्रा जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा आप बाहर निकाल रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के श्वसन को क्या कहा जाता है? यानी आपने जितनी ज़्यादा मात्रा अपने अंदर ऑक्सीजन की ली और कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, जितने देर तक आपने ऑक्सीजन को अपने अंदर रखा, उस समय को या फिर उस निःश्वसन को हम क्या कहते हैं? अवशेषी वायु कहते हैं, जैवधारिता कहते हैं, ज्वारीय आयतन कहते हैं, फिर फेफड़ों की क्षमता कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसे हम जैवधारिता कहते हैं, जितनी देर तक आपने वायु को अपने अंदर धारण किया था। तो फेफड़े की बात कर लें। फेफड़े मानव शरीर में श्वसन और गैसीय विनिमय का प्राथमिक अंग होते हैं। आप सबको पता है, अगर हम वायु ग्रहण करते हैं, उसमें जो फेफड़े हमारे होते हैं, वो फेफड़े ही इसका जो है फ़िल्ट्रेशन करते हैं ना? ये फ़िल्ट्रेशन का कार्य करते हैं। वायु में से ऑक्सीजन निकाल देते हैं और इस ऑक्सीजन को हार्ट को देते हैं। हार्ट उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिला करके पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो ये फिल्ट्रेशन का काम भी करते हैं। तो गैसीय विनिमय का प्राथमिक साधन होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी इन्हीं फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है? तो सांस की वायु जो ऑक्सीजन से रक्त प्रवाह में फैल जाती है, तो जो ऑक्सीजन जाती है वो रक्त के साथ में पूरे शरीर में फैल जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस फेफड़े की मदद से बाहर निकल जाती है। 9 नंबर, इनमें से कौन-सा कथन गलत है? गलत कथन की आपको पहचान करना है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, किडनी की फ़िल्ट्रेशन यूनिट को न्यूरॉन कहते हैं। क्या जो किडनी में फ़िल्ट्रेशन की यूनिट होती है, जो छोटी-छोटी मतलब कि अंग होते हैं किडनी के अंदर जो यूनिट होती हैं, क्या हम उन्हें न्यूरॉन कहते हैं? ऑप्शन बी, मानव उत्सर्जन तंत्र में एक किडनी युग्म होता है, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। क्या ये बात सही है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है भैया, एक किडनी का युग्म होगा, है ना? इस तरह से एक किडनी इधर होती है, एक किडनी इधर होती है, 2 किडनी होती हैं, तो एक किडनी का युग्म होता है, एक मूत्रवाहिनी होती है और एक मूत्राशय होता है, एक मूत्रमार्ग होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। गलत कथन की पहचान अपन को करना है। ऑप्शन बी, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क की किडनी में आरंभिक फ़िल्ट्रेशन 180 लीटर प्रतिदिन होता है। बिल्कुल सही बात है, अगर एक स्वस्थ वयस्क है, तो वो 180 लीटर जल का जो है फ़िल्ट्रेशन कर सकती है उसकी किडनी, एक दिन में। किडनी उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती है, ये सही बात है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी आ रही है, तो आप देखेंगे कि एक तरफ एक किडनी होगी, एक तरफ एक किडनी होगी। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर ए ही गलत है और आपसे ऑप्शन नंबर ए यानी गलत के बारे में पूछा गया है। किडनी की फ़िल्ट्रेशन यूनिट को न्यूरॉन नहीं कहते हैं, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ध्यान रखना। तो किडनी की जो फ़िल्ट्रेशन यूनिट होती है, उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। तो सर न्यूरॉन किसकी यूनिट होती है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की यूनिट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 10 नंबर, कोशिकीय श्वसन किसमें होता है?
बताइए कोशिकीय श्वसन जो है वो इनमें से किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कोशिकीय श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब ये कोशिकीय श्वसन होता क्या है? आइए देख लेते हैं। तो कोशिकीय श्वसन जो है वो एक चयापचय प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं का एक सेट है। चयापचय का अर्थ है पाचन प्रक्रिया, ठीक है? इसमें क्या होता है, जो जीवों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन अणुओं से एटीपी में परिवर्तित करते हैं। तो ऑक्सीजन वो ग्रहण करेंगे, जीव लोग ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, फिर उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद में ऊर्जा बनेगी, उस ऊर्जा को एटीपी के रूप में व्यक्त किया जाता है। आप जानते होंगे कि जो ऊर्जा की इकाई होती है वो एटीपी होती है। तो ये जो एक कोशिकीय श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और फिर हमें ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और इस ऊर्जा को हम एटीपी के रूप में व्यक्त करते हैं। तो कोशिकीय श्वसन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 10 प्रश्न हो गए हैं, कितने प्रश्न आपके सही निकले बताइएगा। फिलहाल चलते हैं, एक डेरिवेशन आपके सामने आ गया है, देख लेते हैं डेरिवेशन को। डेरिवेशन देख के घबराना नहीं है क्योंकि 1 से 2 डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है? देखिए, 0.2 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? आपसे कार्य के बारे में पूछा गया है। लेकिन ध्यान रखना, इस बॉल को स्थिर स्थिति से गिराया जा रहा है, यानी ये यहाँ पर रखी हुई थी, अचानक से इसको गिरा दिया है। तो ये जब नीचे आएगी ना तो इसमें एक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। वही जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही पृथ्वी पर बल लगाएगी और उसी स्थितिज ऊर्जा को हम कार्य कहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस बॉल की अगर आप स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं तो समझ लीजिए बॉल का कार्य आपने ज्ञात कर लिया। तो चलिए, आपको स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3.92 जूल। लेकिन अब हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो होता है E बराबर mgh। क्या क्या दिया है आपको? गेंद का द्रव्यमान यानी कि m की वैल्यू दी गई है आपको, ठीक है? और गुरुत्वीय त्वरण का मान हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी सही है। और हाइट भी आपको दी है 2 मीटर। तो जब सब कुछ दिया है तो बस सूत्र में रख दीजिए mgh, यानी कि 0.2 गुणा 9, 9.8 गुणा 2, इन तीनों का जब आप गुणा करेंगे तो आंसर आपका निकल के आएगा 3.92 जूल और यही आपका सही आंसर होगा। कार्य को मापने की इकाई जूल होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? सरल से डेरिवेशन आएंगे, एकदम घबराना नहीं है डेरिवेशन को देख करके। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? बताइए कौन सा एक ऐसा है जो एक कोशिकीय है, जिसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है? तो आप सबको पता है अमीबा एक ऐसा जीव है जिसमें एक कोशिका पाई जाती है। यह एक कोशिकीय जीव होता है और यह अपनी लचीली आकृति की वजह से फेमस है। एक ही इसमें कोशिका होती है, किसी भी आकृति में आपको देखने को मिल जाएगा ये, है ना? टूट टूट करके यहाँ से टूट जाएगा, एक नया आकृति बना लेगा, यहाँ से टूट जाएगा, नई आकृति बना लेगा। तो एक ही कोशिका है जो बार बार टूट करके नई नई आकृतियां बनाती रहती है। तो ये आपका अमीबा हो जाएगा। देखो, अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो प्रोटोजोआ समूह से संबंधित है। अमीबा की सबसे विशिष्ट विशेषता यह है, इसकी आकृति बदलने की क्षमता है, किसी भी आकृति में बदल जाता है, ठीक है? जो लचीली कोशिका झिल्ली के कारण होती है, जो कोशिका झिल्ली इसके ऊपर चढ़ी रहती है वो लचीली होती है, इसलिए ये अपनी आकृति बदल लेता है। चलिए 13 नंबर, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शा रहा है? परजीवी के बारे में आप जानते हैं, ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे आम के वृक्ष पर आप अमरबेल को देखते होंगे, है ना? अमरबेल क्या करती है, इसी आम के वृक्ष पर ऐसे लपेट लेती है और कहती है भैया हमको भी खाना दे दो, हम खाना बना नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बना पाती है अमरबेल खाना? क्योंकि इनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है? सब कुछ है, चूल्हा भी है, गैस सिलेंडर भी है, बर्तन भी है, लेकिन उस गैस सिलेंडर में गैस नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल इनके पास में नहीं है। क्लोरोफिल नहीं होगी तो खाना नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल की मदद से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर अमरबेल हो जाएगा, जो कि एक परजीवी की तरह कार्य करती है। और अमरबेल में किसकी कमी होती है? क्लोरोफिल की कमी होती है, जिसकी वजह से अमरबेल खाना नहीं बना पाती है। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए अमरबेल दूसरों पर आश्रित होती है। 14 नंबर देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है, वो किसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं? न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से या फिर इलेक्ट्रॉन से? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसकी परमाणु संख्या होगी, वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो प्रोटॉन की संख्या से ही हम परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं।
आगे बढ़िए। और प्रत्येक तत्व में प्रोटॉन की संख्या अलग-अलग होती है, इसीलिए परमाणु क्रमांक भी अलग-अलग होता है सभी तत्वों का। अगला देखिए, भारी जल का नाभिकीय रिएक्टर में क्या उपयोग होता है? नाभिकीय रिएक्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे, नाभिकीय क्रियाओं के लिए नाभिकीय रिएक्टर का यूज़ किया जाता है। इस तरह का एक ऐसे आपने देखा भी होगा, इस तरह का एक सीमेंट का बना रहता है, जिसमें ये सारी प्रक्रियाएँ होती हैं और बिजली वगैरह उत्पन्न होती है। इस नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल है, जो D2O है, D2O के बारे में आप जानते होंगे, D2O को भारी जल कहते हैं। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? विबंधक के लिए, त्वरक के लिए, शुद्धिकरण के लिए या फिर वाष्पीकरण के लिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विबंधक के रूप में। इसमें जो क्रिया हो रही है, जो रिएक्शंस हो रही हैं, ये रिएक्शन बहुत स्पीड से होती रहती हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जबकि हमें इन रिएक्शंस को कम करना होता है, जिससे कि ये ज़्यादा आग ना पकड़ ले या फिर ज़्यादा गर्म ना हो जाए। इसके लिए इसको मंद करने के लिए, इसको कम करने के लिए विबंधक के रूप में D2O इसमें डाला जाता है और D2O क्या करता है, इस प्रक्रिया को कम कर देता है और जो रिएक्टर है वो ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, तो विबंधक के रूप में भारी जल का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। समभारिक तत्वों में क्या चीज समान होती है कि हम उनको समभारिक कहते हैं? बताइए क्या चीज समान होगी कि हम उनको समभारिक तत्व कहेंगे? परमाणु क्रमांक समान होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान की संख्या या फिर न्यूट्रॉन की संख्या? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या जो है वो बराबर होगी, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। और इसी द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार भी कहते हैं। तो परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या बराबर हो, समान हो, ऐसे सभी तत्वों को हम समभारिक कहते हैं। 17 नंबर, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? तो जो जूल के नियम के अनुसार ऊष्मा उत्पन्न होती है वो इन चार चीज़ों में किस पर डिपेंड नहीं करेगी? इनमें से किसका प्रभाव जूल के जो ऊष्मा का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग नहीं पड़ेगा? आई यानी धारा, प्रतिरोध यानी आर, समय यानी टी, विद्युत वोल्टेज यानी भी। बताइए किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब सबसे पहले इन प्रश्नों को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब जूल के नियम का सूत्र आपको याद होगा। तो जूल का नियम होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें आपको देखना है, देखो आई यानी धारा, तो धारा तो प्रयोग में आएगी भाई, यानी धारा का असर तो पड़ेगा क्रिया पर, ठीक है। आर यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का भी असर पड़ेगा। टी यानी जो टाइम है इसका भी असर पड़ेगा, यानी आई आर टी इन तीनों का असर पड़ेगा। लेकिन जो वोल्टेज है, जो विद्युत वोल्टेज है, ये सूत्र में कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, अर्थात विद्युत वोल्टेज का असर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, निरपेक्ष ऊष्मागतिकी तापमान पैमाने को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर रिपीट होगा कि निरपेक्ष ऊष्मागतिकी तापमान पैमाना जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस पैमाने को हम केल्विन पैमाना कहते हैं, आपको याद रखना है। और आपको पता भी होगा तापमान की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। देखिए, केल्विन पैमाना एक निरपेक्ष पैमाना है और इसे निरपेक्ष ऊष्मागतिकी पैमाना कहते हैं। ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपका रिपीट होगा। आगे बढ़िए। 19 नंबर, वीडियो को लाइक कर देना भाई, वीडियो पसंद आ रही हो। और हाइप का ऑप्शन आएगा जब आप कमेंट करने जाएंगे तो वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना, ठीक है। 19, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख दिया गया है, गलत विकल्प आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। परिसंचरण तंत्र यानी कि हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र की बात की जा रही है। ऑप्शन ए, कोशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करती हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारा पूरा शरीर ही कोशिका से बना है तो सिरा तो बनेगी ही बनेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कोशिकाएं संयुक्त होकर के, कोशिकाएं मिल करके सिराओं का निर्माण करती हैं। लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। टिश्यू का जो द्रव होता है, जो उसमें फ्लूइड भरा रहता है, उसी को हम लसिका भी कहते हैं। ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। आपको अगर कहीं पर चोट लग जाए, ब्लड बहने लगे, तो इसमें विटामिन के, अगर आपके विटामिन के कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, क्योंकि विटामिन के क्या करता है, प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाता है और ये प्लेटलेट्स ही यहाँ पर इकट्ठा होकर के रक्त का थक्का जमाती हैं, जिससे कि ब्लड आपका सीधे बहने लगता है, बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्च रक्तचाप, जो हाई ब्लड प्रेशर है, वो सिराओं के संकुचन के कारण होता है, इनका ये कहना है। लेकिन सिराओं के संकुचन के कारण नहीं, धमनियों के संकुचन के कारण जो है उच्च ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्या कह रहा है, स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? अगर आप एक स्थायी चुंबक का निर्माण करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, NS, तो आप अगर स्थायी चुंबक बनाना चाह रहे हैं तो बताइए किसका यूज करेंगे? इस्पात का, तांबा का, निकल का, मृदलोहे का? बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस्पात का यूज करेंगे। और ये जो स्थायी चुंबक होती है वो लंबे समय तक अपने चुंबकीय क्षेत्र को बना करके रखती है, इसलिए हम इस्पात का यूज करते हैं।
तो स्थायी चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो बाह्य शक्ति स्रोत की आवश्यकता के बिना, किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लंबे समय तक दीर्घ स्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता रहता है, हमेशा जो है ये बना रहता है। इसलिए हम इस्पात का यूज करते हैं जो कि मजबूत होता है। इन चुंबक की विशेषताएं इस प्रकार हैं कि एक बार आप इनको चुंबकित कर देंगे तो ये अपने चुंबकत को अनिश्चित काल तक विस्तारित किए रहेंगी, लंबे समय तक अपने चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखेंगी। ठीक है, इसलिए स्थायी चुंबक के रूप में जो है इस्पात का यूज करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लेकर के आएंगे आपके लिए जीके जीएस करंट अफेयर, और उसके बाद में लेकर के आएंगे मैथ और रीजनिंग एक साथ में। ठीक है ना, तो लगातार आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे आपके एग्जाम तक, और डेली एग्जाम एनालिसिस भी लेकर के आएंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्ला जी एजुकेशन हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेगा। और नोट्स के बारे में आपको बता दिया, जिनकी अभी भी तैयारी नहीं हुई है लेकिन चाह रहे हैं कि हम एग्जाम देने जाएं तो थोड़ा सा तैयारी के साथ में जाएं, तो वो लोग 7052547003 पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके अपने नोट्स मात्र 149 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड ऊपर दिया गया है उस पर पेमेंट करके भी सीधे अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जीके जीएस करंट अफेयर मैथ रीजनिंग सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।